स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपनी पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम स्टडी कर रहे थे डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, साथ ही साथ हम पढ़ रहे थे रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, हृदय दर का नियमन किस प्रकार से होता है। तो हमने हृदय दर के नियमन में 3 प्रकार से हृदय दर के नियंत्रण को पढ़ा था। पहला था तंत्रिकीय नियंत्रण, जिसमें हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का अध्ययन किया। दूसरा था अपना हार्मोनों के द्वारा नियंत्रण, जिसमें हमने एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन तथा थायरोक्सिन के द्वारा हृदय दर का नियमन पढ़ा था। तीसरा था अपना रसायनों की सहायता से किस प्रकार से हृदय दर का नियमन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि उच्च पीएच और कम ताप हृदय दर को कम करता है तथा कम पीएच, अधिक ताप और अधिक CO2 हृदय दर को बढ़ाने का काम करता है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, लसिका तंत्र क्या है। देखो, हमारे शरीर में प्रत्येक भाग में रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है और यह रुधिर केशिकाओं का जाल उन भागों में क्या करता है, आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। लेकिन कुछ अंतराली ऊतक ऐसे हैं जहां पर रुधिर केशिकाओं का जाल नहीं पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि उन भागों में जहां रुधिर केशिकाओं का जाल नहीं पाया जाता है, उन भागों में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो उन अंतराली ऊतकों में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन किस तंत्र के माध्यम से होगा, लसिका तंत्र के माध्यम से होगा। देखो, यानी वो अंतराली ऊतक, इसको एक आरेखीय निरूपण से समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम को देखना, आरेखीय निरूपण है ये, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये वेसल्स हैं, देखना डायग्राम को अच्छे से। इसमें कुछ भागों को दर्शाया गया है। ये इसका प्लाज्मा वाला भाग है। अब देखो, ये जो भाग है ये एट्रियोल का है, ध्यान से देखना, आर्टियोल्स का है, ये एट्रियोल्स यानी धमनिकाओं का है। ये धमनिकाएं आगे जाकर के BC में खुल जाती है जी। BC क्या है, ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं, और ये रुधिर केशिकाएं आगे चल करके वेनुल में खुलती है। किस में खुल जाती है, वेनुल्स में। और वेनुल्स किस में खुलती है, वेन्स में खुलती है। हम जानते हैं शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर के माध्यम से आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन या आदान प्रदान धमनी व शिरा के माध्यम से किया जाता है। लेकिन देखो, कुछ अंतराली ऊतक ऐसे भी हैं जहाँ पर रुधिर केशिकाओं का जाल नहीं पाया जाता है। जैसे ये कोई अंतराली ऊतक है, ये आपको दिखाया गया है, BC ब्लड कैपिलरीज है। अब यहाँ तक आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होगा, तो जिस तंत्र के माध्यम से होता है उसे क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। देखो, इसे सहायक तंत्र भी कहते हैं। आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। ये अपने आप में एक सहायक तंत्र है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प करता है। किस प्रकार से, अंतराली ऊतकों में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन करके। इसे दूसरा परिसंचरण भी कहते हैं। इसे दूसरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। अदर सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहा जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम को कहा जाता है, लसिका तंत्र को कहा जाता है। देखो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इससे कुछ तरल छन करके
जिसमें H2O की मात्रा होती है। इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व इसमें से आ जाते हैं और वो आकर के अंतराली जो ऊतक है और उस अंतराली ऊतक की गुहा में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम ऊतक द्रव्य कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, यानी ऊतक द्रव्य के नाम से जिसको जानते हैं। अंतराली द्रव्य भी जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये अंतराली ऊतकों के स्पेस में भरा रहता है। और ये किस प्रकार से, देखो यहाँ से इसमें WBC और साथ में कौन सी गैस आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस फिर किस में प्रवेश कर जाती है, इस सेल में प्रवेश कर जाती है, अंतराली ऊतक की कोशिका में प्रवेश कर जाती है। तो ध्यान रहे, देखो इसकी रूपरेखा की यदि मैं बात करूं तो मैं किस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं, कहां तक ले जाना चाहता हूं। मैं अंतराली ऊतक में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों के परिवहन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अंतराली ऊतक में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से होता है, जहां पर ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर किस प्रकार से। तो देखो ये ब्लड कैपिलरीज जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। देखो रुधिर केशिकाएँ या रुधिर वाहिकाएँ 3 प्रकार की थी, आर्टरी थी, धमनी, वेन्स थी, सीराएँ। एक पढ़ा था ब्लड कैपिलरीज। मैंने बताया था कि इन तीनों वाहिकाओं की भित्तियों में क्या पाए जाते हैं, स्तर लेयर पाए जाते हैं। याद हो तो धमनी तथा सीराम की भित्ति में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा 3 भित्ति स्तर पाए जाते हैं, जबकि ब्लड कैपिलरीज सिर्फ एक स्तर का बना होता है, जिसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम की बनी होती है, अंतः उपकला की बनी होती है। और ये एक परत की बनी होने के कारण बहुत ही अधिक पतली परत होती है और इसमें कुछ स्पेस पाए जाते हैं, और उन स्पेस की सहायता से इन रुधिर केशिकाओं का जो तरल है वो छन करके किस में आ जाता है, अंतराली ऊतक में आ जाता है। और अंतराली ऊतक में वो किस नाम से जाना जाएगा, अंतराली ऊतक द्रव्य के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रहे, ये पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये BC से प्राप्त हो रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज से प्राप्त हो रहे हैं, रुधिर केशिकाओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि इसकी जो प्रकृति जो है, ध्यान देना, इसकी जो प्रकृति है, किसकी प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, इस ऊतक द्रव्य की प्रकृति की बात कर रहा हूँ। ये टिश्यू फ्लूइड जो है इसकी प्रकृति प्लाज्मा के समान होती है। किसके समान होती है, प्लाज्मा के समान होती है, और इसमें RBC एब्सेंट होती है। अब देखो ध्यान देना, इसमें RBC एब्सेंट क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो छोर है BC का, किसके पास वाला, धमनिकाओं के पास वाला जो सीरा है BC का, उसमें ब्लड प्रेशर जो है BP वो हाइपर होता है। कैसा होता है, वो हाइपर होता है, यानी उच्च होता है, और लगभग कितना होता है, 40 mmHg के बराबर होता है। कितना होता है, 40 mmHg के बराबर होता है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो BC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो BC का कौन सा पार्ट जो किसके समीप है, धमनिकाओं के समीप है, एट्रियोल्स के समीप है, वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, रुधिर दाब है, बहुत अधिक होता है, लगभग 40 mmHg के बराबर होता है। और इस रुधिर वाहिका की बात करूं, ब्लड कैपिलरीज की बात करूं, तो इसके अंदर जो कोलोइडी विलियन भरा हुआ है, यानी देखो क्या चीज़ है, ब्लड कोलोइडी ओस्मोटिक प्रेशर BCOP, रुधिर कोलोइडी प्रासरणी दाब का मान इसमें 28 mmHg होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आपको कि किस माध्यम से ये जो रुधिर केशिकाएँ होती हैं उसमें से रुधिर नीचे की ओर आता है या अंतराली ऊतक में पहुँचता है, किस प्रकार से गमन करता है। तो यहाँ पर रुधिर दाब अधिक होगा और BCOP का मान लगभग 28 mmHg होगा। तो इन क्षेत्रों में जो नेट फिल्ट्रेशन, ध्यान देना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है उसका मान कितना प्राप्त होता है, तो 40 में से 28 को कर दो कम, तो देखो अपने पास में कितना आ जाएगा, 12 mmHg होता है। और इसी दाब के माध्यम से यहाँ पर रुधिर छनता है, रुधिर का छलन होता है, रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है। तो ध्यान रहे, जो सीरा किसके समीप है, एट्रियोल्स के समीप है। मैं इसको NCERT के बेसमेंट पर बता रहा हूँ, और ये प्रश्न नीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें जो प्रेशर होता है रुधिर का वो किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से ये जो तरल है वो छन करके अंतराली ऊतकों में आ जाता है। तो उसके लिए सहायक जो प्रेशर होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एट्रियोल्स के समीप की जो बीसी है उसमें रुधिर दाब बहुत अधिक होता है, लगभग 40 mmHg की होता है। इसके अंदर का जो कोलोइडी सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 28 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 12 mmHg होता है। और यहाँ पर क्या होता है रुधिर का छनन होता है। और रुधिर से देखो कुछ पदार्थ जो हैं जैसे जल हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स फिर किस में प्रवेश कर जाते हैं, सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं, WBC ये छन करके आ जाते हैं। ध्यान रहे आरबीसी का आकार इन स्पेस की तुलना में अधिक होता है, अतः आरबीसी छन करके अंतराली ऊतक में नहीं पहुंच पाती है। अब हम बात करेंगे जो अंतराली ऊतक में जो फ्लूइड आ गया, जो ऊतक द्रव्य आ गया, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन होगी, उसमें WBC होगी, कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व फिर देखो क्या होते हैं इसमें हम बात करें एक और डक्ट बनाते हैं। देखो ये निकलती है अंतराली ऊतक से और इस कोशिका से निकलती है जिसे हम क्या कहेंगे LC बोलेंगे। बेटा LC क्या है तो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, यानी लसिका केशिकाएँ होती हैं। और ये लसिका केशिकाएँ फिर क्या काम करती हैं, इन पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करती हैं। अब इस अंतराली ऊतक में देखो क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर कई प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर किसकी है, आरबीसी की है, यानी रक्त कणिकाएँ पाई जाएंगी। और ये जो अमीबॉइड स्ट्रक्चर में जो है ये अपनी WBC है जो फिर किस में आ जाती है, अंतराली ऊतक में आ जाती है और ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर जाती है। अब देखो इसमें कई प्रकार के हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन गैस इसमें आ जाएगी तो ये किसको मुक्त कर देगी, CO2 को, कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल को छोड़ती है। और ये CO2 और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो किस में पहुंच जाते हैं, शिरा पात्र में पहुंच जाते हैं या शिराओं में पहुंचे जाते हैं। तो ये जितना भी टोटल फ्लूइड है उसका 90% जो द्रव्य है, ध्यान देखना, अंतराली ऊतक का 90% द्रव्य साधारण पथ के द्वारा किस में पहुंच जाता है, शिराओं में पहुंच जाता है। लेकिन जो बच गया 10%, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये जो शिराएँ हैं, शिराओं में रुधिर दाब घट जाता है। देखो मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ आपको, शिरा में BP रुधिर दाब 40 से घट करके 15 mmHg हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 mmHg होता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर भी BCOP, ये जी क्या है, ब्लड कोलोइडी ऑस्मेटिक प्रेशर का मान 28 mmHg ही रहेगा। तो इसका जो शुद्ध रुधिर दाब है वो अपने पास में कितना प्राप्त हो जाता है, 13 mmHg प्राप्त होता है। और इसके माध्यम से जो इस अंतराली ऊतक का जो फ्लूइड है वो किस में प्रवेश कर जाता है, शिराओं में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बचा 10% द्रव्य जिस तंत्र के माध्यम से वो साधारण पथ के द्वारा, देखो क्या होता है कि इस प्रेशर के माध्यम से इन अंतराली ऊतक में जो वेस्ट मटेरियल है, जो CO2 गैस है, वो शिरा पात्र में पहुंच जाती है या शिरा तंत्र में पहुंचे जाती है। लेकिन 10% वेस्ट मटेरियल और CO2 फिर भी अंतराली ऊतक में शेष रह जाता है। और वो 10% जो वेस्ट मटेरियल है वो जिस तंत्र की सहायता से किस में पहुंचता है, शिरा पात्र में पहुंचता है, उस तंत्र को ही क्या कहा जाता है, लसिका तंत्र कहा जाता है। तो मेरे समझाने का जो प्रयास था वो यही था कि ये एक आरेखीय निरूपण है जिसमें आर्टियोल्स को दर्शाया, BC को दर्शाया, मैंने वेनुल्स को दर्शाया, बीच का जो स्पेस है उसको मैंने क्या बोला है, अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक में इन्हीं रुधिर केशिकाओं से छनकर के जो तरल आता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड जब किस में प्रवेश कर जाए, लिम्फेटिक वेसल्स में या लिम्फेटिक वेसल्स में, लसिका वाहिनी में प्रवेश कर जाता है तो वो क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। और लिम्फ की सहायता से ही क्या होता है, अंतराली ऊतक में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन होता है। अब देखो इसको आगे समझते हैं कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसका निर्माण किन किन भागों से होता है। तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। सबसे पहले इसमें आएगा लिम्फ। लिम्फ के बाद में इसमें आती है लिम्फ कैपिलरीज। कैपिलरीज
और लिम्फ कैपिलरीज आगे चल कर के लिम्फ वेसल का निर्माण कर देती है, जिसमें घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं। ये भाग मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्फ क्या चीज़ है। देखना जी, बीसीसी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बीसीसी। अब बीसी को आप समझ गए होंगे, ब्लड कैपिलरीज है। बीसी से छनकर आया हुआ तरल, किस में आया हुआ तरल है? अंतराली ऊतक में। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए अंतराली ऊतक की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर रुधिर केशिकाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो बीसी से छनकर आया हुआ तरल अंतराली ऊतक में क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है, अंतराली द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतराली द्रव्य। और जब ये अंतराली द्रव्य किस में प्रवेश कर जाए? लसिका वाहिनी में प्रवेश कर जाए तो क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, रुधिर केशिकाओं से छनकर आया हुआ तरल लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फ। इसकी जो प्रकृति है, देखो ये किस प्रकार से, ये प्लाज्मा के समान ही है। किसके समान होता है? ये प्लाज्मा के समान। लेकिन इसमें कमी क्या है? आरबीसी इज एब्सेंट। इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? यानी लिम्फ में आरबीसी नहीं पाई जाती है। और यदि इसकी बात की जाए तो इसमें CO2 तथा वेस्ट मटेरियल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। CO2 तथा वेस्ट मटेरियल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि इसमें फिर अंतराली ऊतक से कौन कौन आ जाएगा? WBC आ जाएगी। और कौन प्रवेश कर जाती है? ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। अब ये ऑक्सीजन देखो क्या होगा कि अपनी जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स में प्रवेश कर जाती हैं, लसिका वाहिनी में प्रवेश करती हैं। अब लसिका वाहिनी में इसका परिवहन किस प्रकार से होता है? तो ध्यान रहे, लिम्फ का, यानी मैं बात कर रहा हूँ लसिका का परिवहन लसिका वाहिनी में अंगों से हृदय की ओर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, अंगों से हृदय की ओर होता है। किससे किसकी ओर होता है? ऑर्गन टू हार्ट की ओर होता है। यानी शरीर के विभिन्न भागों से क्या काम करता है? ये आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन करता है। मैं आपको बताऊं, लिम्फ इज ए मिडल मैन, इसे दलाल कहा जाता है। ये दलाल शब्द लिम्फ को क्यों दिया गया है? तो ध्यान रहे, इसका काम होता है शरीर के अंतराली ऊतकों से अनावश्यक पदार्थों को रुधिर तक लाना और रुधिर के आवश्यक पदार्थों को अंतराली ऊतक तक लेकर के जाने का जो काम है वो किसका होता है? लिम्फ का होता है। और लिम्फ किस में परिवहन करता है? लिम्फ वेसल में परिवहन करता है, लसिका वाहिनियों में प्रवेश करता है और परिवहन करता है। अब इसका परिवहन किस प्रकार से होगा तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो, लसिका वाहिनी की पेशियों में संकुचन, वाहिनियों में संकुचन, यानी इसकी जो पेशियां हैं उनमें यदि क्या हो जाए? संकुचन हो जाए, या फिर लसिका वाहिनियों, ध्यान से देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लसिका वाहिनियों को घेरने वाली भित्तियों में संकुचन। किस किस प्रकार के संकुचन है इसमें? लसिका वाहिनियों में संकुचन हो जाए, या फिर लसिका वाहिनियों को घेरने वाली भित्तियों में संकुचन हो जाए। और किस पर निर्भर करेगा? इसमें स्थित कपाटों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके माध्यम से ही ये जो लसिका है वो लसिका वाहिनियों में अंगों से हृदय की ओर परिवहन करने का काम करता है। तो समझ में आया होगा कि लसिका किस में गमन करता है? लसिका वाहिनी में। किसकी सहायता से? लसिका वाहिनियों में संकुचन की सहायता से। क्या हुआ? लसिका वाहिनियों को घेरने वाली भित्तियों के संकुचन के द्वारा परिवहन करने का काम करता है। अब इसकी नेचर की बात करें, लिम्फ वास्तव में है क्या चीज़? ये जो लिम्फ है इसको एक सहवनी ऊतक माना जाता है। क्या माना जाता है? वेस्कुलर टिश्यू माना जाता है, सहवनी ऊतक माना जाता है।
इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। यह रंगहीन द्रव्य है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, रंगहीन द्रव्य होता है। और यदि इसकी बात करूं तो ये अल्प पारदर्शक होता है। तो अपना पहला पॉइंट हुआ लिम्फ, यानी अंतराली ऊतकों से छनकर आया हुआ तरल क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। और लिम्फ की प्रकृति है सेवनीय ऊतक है, क्षारीय है, रंगीन, अल्प पारदर्शक है। अब क्या होता है कि इसकी जो ये प्लाज्मा के समान होता है, इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है और CO2 तथा वेस्ट मटेरियल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पास के ऊतकों से या वाहिनियों से WBC और ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर जाती है। जब ये लसिका वाहिनी में प्रवेश करता है तब ही लिम्फ कहलाता है। और इसका परिवहन हृदय अंगों से हृदय की ओर होता है। कब होगा? लसिका वाहिनियों में संकुचन से, लसिका वाहिनियों को घेरने वाली भित्तियों में संकुचन से, और कपाटों की संख्या के आधार पर इसमें क्या होता है? परिवहन होता है। अब देखो हम बात करते हैं लिम्फ कैपिलरीज क्या है। लिम्फ कैपिलरीज, देखो लिम्फ कैपिलरीज पतली भित्ति वाली कोमल ट्यूब हैं, नलिकाएं हैं। ये कोमल होती है, पतली भित्ति वाली नलिकाएं होती हैं। अब देखो कुछ बॉडी के पार्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करें स्किन की एपिडर्मिस यानी अधिचर्म की बात कर लें। इसके साथ साथ में हम किसकी बात करें? बोन मेरो की बात कर लें, मेरुरज्जु की बात करें। कार्टिलेज यानी उपास्थियाँ, कई प्रकार की उपास्थियाँ, ब्रेन मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, हेयर, इन पार्टों को छोड़कर शरीर के सभी भागों में लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती है। यानी सभी भागों में लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं, लसिका केशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रहे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि आंतरीय जो उपकला है, आंतरीय उपकला में जो अंगुली के समान उभार था जिसको हमने रजसांकुर विलाई कहा था। विलाई अंतिम छोर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अंतिम छोर पर जिस संरचना में खुलती है उसे आछीर कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? आछीर कहा जाता है, या हम इसको कह सकते हैं लेक्टियल कह सकते हैं। और आछीर का काम होता है वसा का अवशोषण करना, वसा का अवशोषण करना। जैसे वसा का अवशोषण होगा, लिम्फ जो है, लिम्फ का कलर दूधिया हो जाता है। देखो मैंने अभी भी यहाँ लिखा था नेचर की इसके नेचर की बात की थी, प्रकृति की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि लिम्फ रंगहीन तरल होता है। लेकिन ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे वसा का अवशोषण होता है लिम्फ का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो कहाँ? आंतरीय उपकला की विलाई आछीर या लेक्टियल कहलाती है, जो वसा का अवशोषण करती है, जिससे लिम्फ का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये हैं अपने शरीर में स्थित लिम्फ कैपिलरीज। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लिम्फ वेसल्स की। और लिम्फ वेसल्स देखो विभिन्न प्रकार की लिम्फ कैपिलरीज मिलकर के जिस डक्ट का निर्माण करती हैं उस डक्ट को ही क्या कहा जाता है? लिम्फ वेसल कहा जाता है। एक परिभाषा तो यह हो गई कि लिम्फ केशिकाएं मिलकर के जिस वाहिनी का निर्माण करती है, जिस डक्ट का निर्माण करती है, उसे लिम्फ वेसल कहते हैं। इसके अलावा वह नलिकाकार संरचना जिसमें अंतराली ऊतक तक लसिका का परिवहन होता है वो भी क्या कहलाती है? लिम्फ वेसल कहलाती है। देखो इसकी जो संरचना है, इसकी जो उत्पत्ति है वो सीरा के समान होती है। किसके समान होती है? सीरा के समान होती है। लेकिन इसमें जो दाब है वो कम पाया जाता है, यानी तरल का जो दाब है वो कम पाया जाता है। और कपाटों की जो संख्या है, वाल्व जो हैं उनकी संख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। यानी वाल्व अधिक पाए जाते हैं और दाब कम पाया जाता है। किसकी तुलना में? सीरा की तुलना में। ये कपाट क्या काम करते हैं? लसिका के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। अब देखो विभिन्न प्रकार की लिम्फ वेसल्स मिलकर के एक मेन लिम्फ बनाती है, लिम्फ डक्ट बनाती है, लसिका वेसल्स बना देती है, मुख्य लसिका वाहिनी का निर्माण करती है।
हमारे शरीर में दो मुख्य लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। ध्यान से देखना, बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी और दूसरी है दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी। ये दोनों ही कहाँ से निकलती हैं? उदर गुहा में स्थित वसा लसिका कुंड। ध्यान से देखना बेटा, कहाँ से निकलती है? उदर गुहा में स्थित वसा लसिका कुंड से निकलती है, या हम कह सकते हैं डायफ्राम के पिछले छोर में स्थित एक घुंडीनुमा संरचना जिसे वसा लसिका कुंड कहते हैं, वहाँ से क्या निकलती हैं? बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी और दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी निकलती हैं। ये दोनों ही वाहिनियाँ मिलकर के देखो कहाँ से निकल रही है? लसिका कुंड से। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, इसको अंगों का, या हम कह सकते हैं वसा लसिका कुंड को शरीर का दूसरा हृदय कहते हैं। सेकेंडरी हार्ट ऑफ बॉडी वो कौन है? वसा लसिका कुंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई मैंने आपको, ये वसा लसिका कुंड। अब देखो क्या है, बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी आगे जाकर के बाईं अधोजत्रुक शिरा में खुलती है। किस में खुलती है? बाईं अधोजत्रुक शिरा में खुलती है। और ये क्या काम करती है? शरीर के बाएं भाग से, देखो सिर से गर्दन, बाईं भुजा, टांगों तथा वक्ष गुहा के बाएं भाग में खुलती है और वहाँ लसिका का परिवहन करने का काम करती है। किसकी बात कर ली मैंने? बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी। अब देखो दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी आकार में छोटी होती है। आकार में क्या होती है? छोटी होती है। और यह देखो नाम से स्पष्ट है, बाएं भाग में खुल रही है। तो ठीक इसी प्रकार से दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी आगे जाकर के दाईं अधोजत्रुक शिरा में खुलती है और ये शरीर के दाएं भाग तक जाती है और वहाँ क्या काम करती है? इस लसिका का परिवहन करने का काम करती है। तो मैंने आपको क्या बताया? लिम्फ वेसल्स की बात की। छोटे छोटे लिम्फ वेसल्स मिलकर के एक मुख्य लिम्फ वेसल्स का निर्माण करती है और हमारे शरीर में दो मुख्य लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं, बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी, दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी। दोनों कहाँ से निकलती है? उदर गुहा में स्थित वसा लसिका कुंड से निकलती हैं और जिसे हृदय का, शरीर का दूसरा हृदय कहा जाता है। बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी बाईं अधोजत्रुक शिरा में खुलती है, यानी यदि मैं इसको लिखूं तो ऐसे समझ सकते हैं, लेफ्ट सब क्लेवियन में खुलती है और ये राइट सब क्लेवियन में खुलती है। और बाईं क्या होगी? बाएं भाग में करेगी। और दाईं जो लसिका वाहिनी, वक्षीय लसिका वाहिनी है, वो क्या काम करती है? दाएं भाग में लसिका का परिवहन करने का काम करती है। देखो ये जो लिम्फ नोड है ये क्या है? हमने पढ़ा लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स की स्ट्रक्चर है। इसमें जगह जगह विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, घुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और वो घुंडीनुमा संरचना लिम्फ नोड कहलाती है। तो लसिका वाहिनियों में स्थित घुंडीनुमा संरचनाएं लिम्फ नोड कहलाती हैं, लसिका गांठें कहलाती हैं। ये गांठें क्या काम करती हैं? तो इन लसिका वाहिनियों में मृत कोशिकाएं यानी डेथ सेल हैं और बाह्य कणों को हटाने का काम करती हैं। इसका काम क्या हुआ? मृत कोशिकाएं तथा बाह्य कणों को हटाने का काम करने का काम किसका है? लिम्फ नोड का है। अतः हम कह सकते हैं लिम्फ नोड क्या काम करता है? लिम्फ को साफ करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की अधिकता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रोगाणु को हटाने का काम भी किसका होता है? लिम्फ नोड का होता है। ये सब के सब ऑर्गन्स मिलकर के एक विशिष्ट तंत्र को कंप्लीट करते हैं जिसे लसिका तंत्र कहते हैं, यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम एक ही बात है कि ये क्या काम करता है? अंतराली ऊतक में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। अब देखो हम इस लसिका को
रुधिर के साथ में तुलना करके समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं ब्लड है, एक तरफ हम बात करते हैं लिम्फ की। वास्तव में है क्या चीज़? देखो ये जो रुधिर है ये इट इज़ दी पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। जबकि इसकी यदि बात की जाए तो इट इज़ दी पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एलएस का पार्ट है। और यदि बात की जाए तो इसमें आरबीसी इज प्रजेंट, आरबीसी इज प्रजेंट। और यदि इसकी बात की जाए तो आरबीसी इज एब्सेंट। विद्वानों, यदि आरबीसी है तो रुधिर का रंग कैसा हो जाएगा? रेड कलर। हम जानते हैं इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। आरबीसी इज एब्सेंट है, इसका मतलब इसको क्या माना जाएगा? कलरलेस माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? कलरलेस माना जाएगा। और अधिक महत्वपूर्ण बातें करें तो इसमें प्रोटीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम की अधिकता होती है और इसमें इन पदार्थों की कमी पाई जाती है। देखो इसमें CO2 की कमी है, यानी रक्त में CO2 की कमी होती है, तो इसमें CO2 की अधिकता होती है। दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, कंपैरिजन से आप समझ जाएंगे। देखो रक्त में O2 की अधिकता है जबकि लिम्फ में O2 की कमी पाई जाती है। रुधिर का निर्माण प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट से होता है, जबकि इसका निर्माण प्लाज्मा व कम डब्ल्यूबीसी से होता है। यानी डब्ल्यूबीसी तो पाई जाएगी लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, नोट लगाकर समझने का प्रयास कीजिए। इसमें लिम्फोसाइट की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, जबकि रुधिर में लिम्फोसाइट कम मात्रा में पाया जाता है। हाँ, लेकिन रुधिर में न्यूट्रोफिल की जो संख्या है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? न्यूट्रोफिल की जो संख्या की बात कर रहा हूँ, वो रुधिर में अधिक पाई जाती है।